इंडिया में एक टाइम था जब फिल्मों में काम करना काफी खराब माना जाता था और फिल्मों में महिलाओं का काम करना तो और भी बुरा माना जाता था। और हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में तो महिलाओं के किरदार भी आदमी ही निभाया करते थे और जो महिलाएं आगे चलकर फिल्मों में आई भी उनके बारे में अक्सर यही कहा जाता था कि घर में परेशानी या फिर पैसों की तंगी की वजह से ही किसी महिला ने फिल्मों का रुख किया। लेकिन इतिहास गवाह है और आज की डेट में भी कई सारी ऐसी महिलाओं ने भी रुख किया जो परिवार वाइज काफी अच्छी फैमिली से थीं, जिन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्मों का रुख किया। और उन्हीं में से एक नाम है इंदु रानी। इशरत जहां बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक रहीं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में और उस जमाने की बोलती फिल्मों में अपना खूब नाम रोशन किया। फैमिली वाइज इशरत बहुत ही अच्छे परिवार से थी। हालांकि उनके परिवार में 7 भाई बहन थे, जिनमें से वो तीसरे नंबर की थी, लेकिन बावजूद इसके इशरत के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इशरत की मां मुनव्वर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल स्टूडेंट थी और ग्रेजुएशन के बाद उनकी मां मुनव्वर शाही घराने की डॉक्टर भी बनी। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इशरत की मां अगर शाही घराने में डॉक्टर थीं, तो ऐसे में उनके घर में रुपए पैसों की कोई तंगी नहीं थी। इंदु रानी के पिता शेख इमामुद्दीन, इशरत जहां के पिता शेख इमामुद्दीन के पास उस जमाने में 17 टांगे थे। इशरत का जन्म 22 जून 1922 को दिल्ली में हुआ। फिल्मों के प्रति इशरत का रुझान उतना नहीं था जितना कि उनकी बड़ी बहन रोशन का था। वो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थीं, एक बड़ी मॉडल बनना चाहती थीं और वो भी एक मुस्लिम परिवार में ये बोलने की हिमाकत वो कैसे कर सकती थीं। लिहाजा एक दिन इशरत की बड़ी बहन ने चोरी छुपे अपनी कुछ तस्वीरें सरस्वती सिनेटोन फिल्म स्टूडियो में भेज दी। रोशन की तस्वीरें स्टूडियो वालों को काफी पसंद आई, क्योंकि रोशन उन तस्वीरों में काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रही थी। लिहाजा सरस्वती सिनेटोन फिल्म स्टूडियो ने रोशन को अपने स्टूडियो में 300 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह पर नौकरी ऑफर कर दी। जैसे ही इस बात का पता इशरत के पिता को चला तो उन्होंने रोशन की जबरदस्त पिटाई कर दी। पिता जो उस जमाने में अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत कर सकते थे, वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि घर की लड़कियां फिल्मों का रुख करे। लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ रोशन बल्कि इशरत भी फिल्मों में आई। कैसे हुआ ये सब, आइए हम आपको बताते हैं। यूँ तो इशरत जहाँ का पूरा परिवार काफी अच्छा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुए की लत अमीर से अमीर इंसान को गरीब बना देती है। तो कुछ ऐसा ही इशरत के पिता के साथ भी हुआ, जब उन्हें जुए की गंदी लत लग गई। धीरे धीरे इशरत के पिता ने काम करना छोड़ दिया और घर की सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी और धीरे धीरे ये अच्छा खासा संपन्न परिवार गरीब होने लगा। पिता कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम करें, लेकिन जब इंसान को जुए की लत लगती है तो कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि में भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ ऐसा ही इशरत के पिता के साथ भी हुआ। समय के साथ उनके विचार बदले और जब गरीबी ने पूरे परिवार को जकड़ लिया और खुद के अंदर जब लालच जागने लगा, तो उन्होंने फिल्मों को लेकर अपने विचार बदल लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि जब इशरत के पिता को ये महसूस हुआ कि परिवार में एक अच्छी इनकम फिल्मों के जरिए आ सकती है, तो वो खुद इशरत जहां और उनकी बड़ी बहन रोशन को लेकर अपने साथ पुणे आ गए, जहां पर कई सारी फिल्में बन रही थीं। उस समय इशरत जहां कुल 12 साल की थी और 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। बोलती फिल्मों का दौर आया तो सभी फिल्म मेकर्स को ये इच्छा जागी कि अब वो मेल कैरेक्टर्स के लिए मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के लिए फीमेल्स को ही कंसिडर करेंगे। लेकिन जमाना कुछ ऐसा था कि उस जमाने में लड़कियों की तो छोड़िए, लड़के भी बड़ी मुश्किल से फिल्मों में काम करने को तैयार होते थे। और ऐसे में जब इशरत और रोशन पुणे पहुंची तो उनका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि ये दोनों ही दिखने में सुंदर तो थी ही साथ हिंदी और उर्दू बोलने में भी माहिर थीं, क्योंकि दोनों पढ़ी लिखी थीं। दोनों का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था और दोनों ही अच्छे परिवार से थी। पुणे आते ही इशरत और रोशन को दादा साहब फाल्के के फिल्म स्टूडियो सरस्वती सिनेटोन में काम मिल गया। लेकिन उस जमाने में माहौल कुछ ऐसा था कि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो सभी अपना नाम बदलकर हिंदू नाम रख रहे थे। लिहाजा इशरत और रोशन के पिता ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया
उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का नाम बदल दिया। इशरत का नाम इंदुरानी और रोशन का नाम सरोजनी रख दिया गया। उस जमाने के इस ट्रेंड को बहुत सारे फिल्मी सितारों ने फॉलो किया। दिलीप कुमार, जो किसी जमाने में यूसुफ खान हुआ करते थे, उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए ही अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। यहाँ तक कि मीना कुमारी, जिनका नाम मेहजबीन बानो था, वो भी फिल्मों की वजह से ही मीना कुमारी बनी। इंदुरानी और सरोजनी दोनों ही अब फिल्मों में काम कर रही थी। सरस्वती सिनेटोन में इंदुरानी और सरोजनी को 300 महीने हर महीने की तनख्वाह मिलती थी। उस जमाने में ये रुपया बहुत होता था। इंदुरानी को उनकी पहली फिल्म जो मिली उसका नाम था सावित्री, जिसमें उन्हें एक साइड रोल दिया गया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और यहाँ से इंदुरानी की परीक्षा शुरू हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से दादा साहेब फाल्के को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इस नुकसान से उबरने के लिए उन्हें अपने स्टूडियो को ही बेचना पड़ा। सरस्वती सिनेटोन बंद होने से दोनों बहनों पर मुसीबत आ गई। न काम, न कमाई और न ही कोई और जरिया जिसके जरिए वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कई सारे और दरवाजे खोल देता है। इन दोनों बहनों की जिंदगी में आए मराठी एक्टर वसंत राव पहलवान। ये दोनों ही बहनें सरस्वती सिनेटोन में काम करते करते एक्टर वसंत राव पहलवान को अच्छी तरह से जान गई थीं। वसंत राव पहलवान को जब दोनों बहनों की स्थिति का पता लगा तो उन्होंने इन दोनों ही बहनों को मुंबई बुला लिया। वसंत राव के बुलावे पर दोनों बहनें मुंबई पहुँच गयी। वसंत राव की मदद से ही दोनों ने दादर की हिंदू कॉलोनी में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसके बाद उनकी मदद से और इंदुरानी के अच्छे काम की वजह से उन्हें फिल्में मिलनी शुरू हो गई। दरयानी प्रोडक्शंस की फिल्म फिदाए वतन, जो कि 1936 में रिलीज हुई, उसमें काम किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिमा, बुलडॉग, इंसाफ और ऐसी ही कई सारी फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे इंदुरानी फिल्मों में काम कर करके इसी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह फिल्मों में उनका नाम हो जाए और फिर लगातार फिल्मों में काम करते करते आखिरकार इंदुरानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन ही गईं। धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री में इंदुरानी और उनकी बड़ी बहन सरोजनी का डंका बजने लगा। हिंदी सिनेमा में सोहराब मोदी का नाम हर कोई जानता है और सोहराब मोदी के स्टूडियो मिनर्वा मूवी टोन के बारे में भी आपने शायद सुना ही होगा। वी शांताराम के बाद सोहराब मोदी ने दोनों बहनों को 450 रुपए प्रति महीने की नौकरी ऑफर की और उसके बाद इंदुरानी और उनकी बहन सरोजनी ने सोहराब मोदी से हाथ मिला लिया। इंदुरानी के पास अब काम की कोई कमी नहीं थी और काम की तरह ही उनके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। इंदुरानी अपने काम को लेकर काफी सीरियस थी। वो एक दिन में डबल शिफ्ट में काम करती थी और खूब पैसे कमाती थी। लगातार काम करते हुए इंदुरानी ने इतने पैसे जुटा लिए कि सिर्फ 18 साल की उम्र में इंदुरानी ने मुंबई के सांता क्रूज में अपना एक आलीशान बंगला खरीद लिया और इस वजह से इंदुरानी एक बार फिर से चर्चाओं का कारण बन गई। उस जमाने में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पर यह स्टोरी छापी थी कि सिर्फ 18 साल की इंदुरानी ने मुंबई के पॉश इलाके में अपना खुद का एक घर खरीदा है और वो ऐसा करने वाली पहली फीमेल एक्ट्रेस हैं। इंदुरानी का घर उस जमाने के फेमस आर्किटेक्ट नूरानी ने डिजाइन किया था। इंदुरानी अपने फिल्मी करियर में अब काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इसी के साथ ही अब इंदुरानी की शादी की उम्र हो रही थी और काम करते करते आखिरकार उन्हें प्यार हो ही गया। फिल्म इंसाफ और प्रतिमा में उनके को एक्टर रहे प्रेम अदीब से इंदुरानी को मोहब्बत हो गई। प्रेम अदीब एक कश्मीरी पंडित थे और इंदुरानी मुस्लिम। कुछ समय साथ रहने के बाद इंदुरानी ने प्रेम से शादी की बात कही। प्रेम भी इंदुरानी से प्यार तो करते थे, लेकिन उस जमाने के समाज और अपने परिवार से लड़ने को तैयार नहीं थे। शायद वो अपने अंदर ये हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार अपने परिवार के सामने करेंगे। धीरे धीरे इंदुरानी भी प्रेम के इस संकट को समझ गईं और वो ये जान गईं कि प्रेम कभी भी अपने परिवार के खिलाफ खड़े होकर उनका साथ नहीं देंगे। लिहाजा इंदुरानी ने प्रेम से अपने रिश्ते को खत्म करना ही मुनासिब समझा। अपनी पर्सनल लाइफ में इंदुरानी काफी निराश थी, लेकिन उसी के दूसरे तरफ वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हाईली सक्सेसफुल थी। सोहराब मोदी के स्टूडियो में काम करते हुए उन्हें एक दिन मोहन पिक्चर्स के रमणिक लाल ने 500 रुपए प्रति महीने की नौकरी ऑफर की। दोनों ही बहनों ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उनके मिनर्वा मूवी टोन और सोहराब मोदी के साथ काम करने के सभी दरवाजे बंद हो गए। उस जमाने में मिनर्वा मूवी टोन स्टूडियो काफी पॉपुलर था, लेकिन एक बार स्टूडियो छोड़कर जाने वाले को दोबारा फिल्मों में जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही बहनों ने मिनर्वा को छोड़ने का
फैसला कर लिया था। अब इंदुरानी मोहन पिक्चर्स के साथ काम कर रही थी और धीरे धीरे मोहन पिक्चर्स में काम करते करते मोहन पिक्चर्स के मालिक रमणीक लाल शाह से इंदुरानी को दूसरी बार मोहब्बत हो गई और साल 1939 में उन्होंने मोहन पिक्चर्स के मालिक रमणीक लाल शाह से सीक्रेट वेडिंग कर ली। शादी के बाद जब इंदुरानी 1942 में पहली बार मां बनने वाली थी तो जन्म से पहले ही उनके बच्चे की मौत हो गई। इससे इंदुरानी को एक गहरा झटका लगा और इंदुरानी डिप्रेशन में चली गई। इंदुरानी की हालत इतनी खराब थी, उनके पति रमणीक लाल ने उन्हें इस हालत से उबरने तक फिल्मों से दूर रहने का ही सुझाव दिया, लेकिन इसका इंदुरानी के करियर पर काफी बुरा असर पड़ा और इंदुरानी को फिल्में मिलनी बंद हो गयी। लेकिन इससे उनकी धन संपदा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पति रमणीक लाल अपने स्टूडियो से अच्छा खासा कमा रहे थे। इंदुरानी और रमणीक लाल दोनों बढ़ चढ़ कर लोगों की खूब मदद किया करते थे। जब मीना कुमारी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में आई तब उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मीना कुमारी के पिता इंदुरानी और उनके पति से मदद मांगने आए तो दोनों ने ही बिना कुछ सोचे समझे 5,000 रुपए की रकम मीना कुमारी के पिता को थमा दी। कुछ ऐसा ही हाल गोविंदा के पिता अरुण आहूजा के साथ भी हुआ था। गोविंदा की मां निर्मला देवी और इंदुरानी अच्छी दोस्त थीं। गोविंदा की मां सिंगर थीं और इंदुरानी कलाकारों को बेहद पसंद करती थी। जब इंदुरानी को इस बात का पता चला कि निर्मला के पति अरुण आहूजा यानी गोविंदा के पिता फिल्मों में पैसे लगाकर काफी पैसे डुबा चुके हैं तो इंदुरानी ने ही 2 महीने तक उनके परिवार का खर्च उठाया। इसके बाद अरुण आहूजा ने कर्जों से निकलने के लिए अपने जुहू का बंगला बेच दिया और विरार में एक छोटे से घर में आकर बस गए। बंगला बेचने से जो पैसा जमा हुआ उससे अरुण ने इंदुरानी का कर्ज उतारा। साल 1943 तक इंदुरानी को फिल्में मिलनी बंद ही हो चुकी थी। कुछ चंद फिल्में जो उन्होंने की थी वो कुछ कुछ सालों में रिलीज होती रहीं। इंदुरानी अपने पहले बच्चे की मौत की वजह से सदमे में तो रहीं, लेकिन इसके बाद वो इससे उबर भी गईं और उसके बाद इंदुरानी के 5 बच्चे हुए। इंदुरानी पढ़ाई लिखाई की अहमियत जानती थी, इसी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को मुंबई के मिशनरी स्कूल्स और सेक्रेड बॉयज जैसे नामी स्कूलों में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए इंदुरानी ने अपने सभी बच्चों को यूएस भेज दिया। जब 1978 में उनके पति रमणीक लाल शाह का निधन हुआ तो इंदुरानी के लिए भी अब इंडिया में रहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लिहाजा वो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के पास रहने के लिए यूएस चली गईं। जिंदगी के आखिरी 35 साल इंदुरानी ने यूएस में ही गुजारे और आखिरकार जब यूएस में उन्होंने आखिरी सांस ली तो उस समय उन्होंने एक बेहद ही गुमनाम मौत को स्वीकार किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब, सबसे पैसे वाली और सबकी मददगार ये एक्ट्रेस इंडियन सिनेमा को छोड़ के क्या गईं, दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन इंदुरानी आज भी अपनी फिल्मों के जरिए इसी दुनिया में बसती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एक्ट्रेस इशरत जहां यानी इंदुरानी की जिंदगी के कई सारे ऐसे खुलासे किए जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।